नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हंसी का डोज में। हंसी का डोज का मतलब ये आप समझ गए होंगे कि आज जो टेंशन है, आज जो अलग अलग समस्याएं हैं, उसमें लोगों को हंसने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन आज हमारे साथ हैं एक ऐसे डॉक्टर जो इलाज करते हैं सिर्फ हंसी के डोज से। उनका नाम है मुकेश गौतम, जो देश के अलग अलग मंचों पर जाते हैं। बहुत सारे कॉमेडी सीरियल्स में आपने इनको देखा होगा। आज हमारे साथ खुद है मुकेश गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, आज की जो तारीख है, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने भी कई बार लोगों को महसूस तो किया ही है, लेकिन जब आप उनके चेहरे पर हंसी देखते हैं तब आपके मन में कैसा चलता, क्या सोचते हैं? तब आप बहुत खुशी की बात होती होगी कि भाई साहब को जो टेंशन देता है उसको मैं हंसा देता हूँ। आशुतोष जी, टेंशन लेने की लोगों की टेंडेंसी है। कुछ लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब किस बात की टेंशन? वो बोला कुछ नहीं यार, 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 60 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने कहा फिर? बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 25 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। अबे मैंने कहा आप काहे की टेंशन है? वो बोले यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। हाँ। तो लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं आशुतोष जी। टेंशन लेने की लोगों की टेंडेंसी है। मैं एक और दोस्त के घर पे गया, वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब किस बात की टेंशन? वो बोला कुछ नहीं, सोच रहा हूँ एक दिन हर कोई मरेगा। अबे मैंने कहा सच्ची बात है भाई, जो पैदा हुआ है मरेगा, पर इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? वो बोला टेंशन लेने की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा भला उसे शमशान लेके कौन जाएगा? लोग इतनी दूर तक की बातों पे टेंशन ले लेते हैं, बिना मतलब की बातों पे टेंशन लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेंशन देते हैं। मेरे यहाँ एक लड़का बड़ी जोर जोर से खड़ा हुआ हंस रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों हंस रहे हो? वो बोला कुछ नहीं अंकल, अपने पड़ोसी है ना शर्मा जी, उनकी 50 करोड़ की लॉटरी लग गई। अबे मैंने कहा लॉटरी शर्मा जी की लग गई, तू क्यों मजा ले रहा है? वो बोला कुछ नहीं, उनका टिकट खो गया। तो कुछ लोग दूसरों को टेंशन दे देते हैं। टेंशन से बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, लोगों की टेंडेंसी है। कुछ लोग टेंशन लेते हैं, कुछ लोग टेंशन देते हैं। मेरे एक और दोस्त बड़ी टेंशन में बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई साहब किस बात की टेंशन? वो बोला कुछ नहीं सर, सोच रहा हूँ 1 लीटर पेट्रोल और 1 बियर की बोतल, दोनों का रेट सेम हो गया। वाह। तो मैंने कहा इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? बोला सर कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, घूमने चला जाए कि झूमने चला जाए। वाह वाह, इस तरह से लोग टेंशन लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वाकई। और जाहिर तौर पर आज अगर हम समस्याओं की बात करते हैं तो दुनिया में समस्याओं का अंत कहीं नहीं होता। लेकिन ऐसे में अगर हम सुख की बात करते हैं तो सुख तो ढूंढा जा सकता है। उन लोगों को क्या कहेंगे जिनके पास सब कुछ है फिर भी असंतुष्टि है और वो हंसते ही नहीं है? नहीं, सुख तो आशुतोष जी आदमी के अंदर होता है, व्यक्ति के अंदर होता है। मैंने जैसे कहा कि व्यक्ति टेंशन बिना मतलब लेता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन अपने आप आ जाती है। आदमी की खुशी जो होती है, जो आदमी के अंदर हंसी होती है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर होती है। मुझे 2 लाइनें हमारे वरिष्ठ रचनाकार की याद आती है, जो वो कहते हैं कि वो जो मशहूर मस्खरा होगा कंठ से आंख तक भरा होगा। वाह वाह वाह। कहीं ना कहीं उसके कंठ में हंसी होती है, मस्करे के कंठ में हंसी होती है। और जीवन में हंसना हंसाना बहुत जरूरी है। मुझे हमारे वरिष्ठ शायर स्वर्गीय निदा फाजली साहब की 4 लाइनें याद आती है, जो वो कहते थे कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह। तो ये जो सोच है, ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर आप अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई संतुष्टि दिखाए अपने चेहरे पर, लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसा सोचना। लेकिन मंचों की जो दुनिया है, अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई के बाहर की बात करें, तो मुकेश जी हर मंच पर जाते हैं और आपको तो लोग देखते ही हंस पड़ते हैं। आपने क्या खुद, आप तो चेहरा वोहरा भी नहीं बनाते हैं बहुत सारे कवियों की तरह। नहीं, मैं दरअसल मैं शब्दों से लोगों को हंसाता हूँ, और शब्द ब्रह्म होता है। शब्दों में जो ताकत है वो किसी और वस्तु में, किसी और चीज में उतनी ताकत नहीं होती जो शब्दों में ताकत होती है। मैं अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को हंसाता हूँ, कविताओं के माध्यम से लोगों को हंसाता हूँ। हालांकि कवियों से लोग बच के भागते हैं, कवियों से लोग डरते हैं। मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने वैसे ही टाइम पास करने के लिए पूछ लिया, अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूँ, आपका परिचय?
वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है लेकिन मैं बहरा हूं। तो कवियों से लोग वैसे बच के भागते हैं। वाह वाह। हम कविताओं से लोगों के चेहरे पे हंसी लाने का काम करते हैं, हंसी बांटने का काम करते हैं। और यकीन मानिए आज के इस दौर में, मुश्किल दौर में, अगर हम अपनी किसी भी कोशिश से, किसी भी कला के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, कविता के माध्यम से किसी के चेहरे पर पल दो पल हंसी लाने का कोई काम कर देते हैं तो ये निश्चित ही बहुत पुण्य का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया को हंसाना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन हंसाने वाले को अगर कोई हंसाए तो जाहिर है वो बहुत ज़्यादा गुणी होगा। कभी ऐसा वास्ता पड़ा किसी से जो आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब हंसा हंसा के लोटपोट कर दिया हो? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले लगभग 22 वर्षों से मैं देश विदेश में शो कर रहा हूँ, लाइव शो कर रहा हूँ। टेलीविज़न पे भी बड़ी बहुत मोहब्बत दी मुझे लोगों ने टेलीविज़न पर भी। और लाइव शो में अक्सर ऐसा होता है कि परफॉर्मर जब स्टेज पर होता है तो वो अपनी बातों से कभी कभी इतना प्रभाव पैदा कर देता है कि मंच उनके साथ शेयर कर रहे बाकी लोग भी हंस के उनका बुरा हाल हो जाता है। बहुत सारा ऐसे वाक्य, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी हुई कि हमको भी हंसते हंसते हमारा बुरा हाल हुआ। इस तरह बहुत घटनाएं इस तरह की हमारे साथ जीवन में हुई। अच्छा, अब ऐसा लगता है कि कवियों के प्रति जो एक सोच हुआ करती थी इस देश के लोगों में कि भैया कवि है भागो, आज तो कवियों से चिपकने की आदत सी पड़ गई है। जिस तरह से आपने लाफ्टर चैलेंज में काम किया, जिस तरह से आपने कॉमेडी सर्कस में अपना टैलेंट दिखाया, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। तो किस तरह से उन चुनौतियों को आप महसूस करते हैं? देखिए, कॉमेडी जो 12-15 साल पहले की कॉमेडी होती थी वो अलग होती थी। एक एंटरटेनमेंट शो हुआ करता था, एंटरटेनमेंट शो भी नहीं कह सकते उसको, एक म्यूजिकल शो होता था। जब भी किसी भी शहर में होता था म्यूजिकल शो होता था, उसके बीच में एक छोटा सा पार्ट 10-20 मिनट का एक फिलर के तौर पे एक कॉमेडियन ऑर्केस्ट्रा में हाँ। या तो किसी फिल्म में एक छोटा मोटा कैरेक्टर किसी कॉमेडियन का हुआ करता था। ये एक कॉमेडी का दौर था। लेकिन 10-12 साल पहले कॉमेडी का एक दौर पूरी तरह से बदल गया। जैसे लाफ्टर चैलेंज आया, कॉमेडी मेन स्ट्रीम के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक मेन स्ट्रीम में कॉमेडी शामिल हुई। और आज कॉमेडी के इतने शोज बन रहे हैं, कॉमेडी में के बड़े बड़े शो है, बड़े बड़े स्टार जो कहीं कॉमेडी को एक बहुत छोटी चीज समझते थे वो कॉमेडी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बेचैन हुए जा रहे हैं। तो कॉमेडी आज की तारीख में मुख्य धारा का एंटरटेनमेंट के साधनों में कॉमेडी मुख्य धारा में आ गई है और टेलीविजन इंडस्ट्री को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। साथ ही कवि सम्मेलनों में नया टैलेंट बहुत आया। लोग कवि सम्मेलनों का भी एक कमर्शियल मंचों की तरफ कवि सम्मेलनों का इस्तेमाल होने लगा। और कवि सम्मेलनों ने भी, खासकर हास्य कवि सम्मेलनों ने लोगों के मनोरंजन का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया और देश और विदेश में कवियों की बहुत डिमांड बढ़ी। और पूरी दुनिया में आज की तारीख में हर दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में हास्य कवि सम्मेलन हो रहे हैं और वो विशुद्ध मनोरंजन आम आदमी का कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप देश विदेश में घूमते हैं, जाहिर तौर पर आप जब इंडिया के बाहर जाते होंगे तब आपको शायद कुछ अलग ज़रूर महसूस होता होगा। जब आप विदेशों में जाते हैं, वहाँ के लोगों के चेहरे पर जब मुस्कान दिखते हैं तब कैसा लगता है आपको? एक घटना मुझे याद आ रही है। मैं पिछले दिनों जाम्बिया में था, दक्षिण अफ्रीकी देश है जाम्बिया। तो वहाँ मेरा जो स्पॉन्सर था वो केन्या एयरवेज का की तरफ से मेरा वो टूर स्पॉन्सर था। केन्या एयरवेज का एक जो ऑफिसर मुझे रिसीव करने आया था उसका नाम था कमीना। अच्छा। तो जब शो शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो स्पॉन्सर था तो वो अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ था और मैंने यहीं से अपनी बात शुरू करी कि मैं हिंदुस्तान से यहाँ आया हूँ और आप लोगों ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी। और मोहब्बत ज़्यादा पुख्ता इसलिए मुझे महसूस हुई वहाँ पर क्योंकि जब मैंने कहा कि जिस देश में अपने अतिथि को कमीना भी उसका स्वागत करता है तो वहाँ की बात ही तो बड़ा मज़ा आया। खैर वहाँ एक और ख़ास वाक़या मेरे साथ हुआ कि जब मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा था, मैंने बताया, बहुत अच्छा शो था, हज़ारों की संख्या में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग मुझे सुनने के लिए आए थे। तो जब मैं वहाँ पर परफॉर्म कर रहा था तो मैंने बताया कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और हिंदुस्तान में मुंबई नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर से यहाँ पर परफॉर्म करने आया हूँ। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मराठी भाषी कुछ लोग पीछे बैठे हुए थे, बहुत सारी संख्या में बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुंबई से आए हैं तो हमारी अपेक्षा है कि आप मराठी में कुछ देर बात करें। बिल्कुल। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़ी अच्छी मराठी बोलता हूँ। तो मैंने वहाँ जब कुछ देर मराठी में लगातार बोला तो यकीन मानिए उन लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि अगले दिन उन लोगों ने अपने साथ मेरा
1 घंटे का मिलन का प्रोग्राम रखा। मुझे बहुत खुशी हुई इन सब चीज़ों को लेकर। इस तरह घटनाएं होती रही। बिल्कुल। और विदेशों में तो अपनी भाषा को लेकर जो एक संवेदनशीलता होती है, एक जो जज्बाती दृश्य उपस्थित होता है, तो मिट्टी की तो खुशबू महसूस आपने जो कराई है, जाहिर तौर पर उनको बहुत अच्छा लगा होगा मुकेश जी। लेकिन अगर आप मंचों पर अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि आप हंसना तो चाहते हैं लेकिन मन में कहीं ना कहीं कोई तनाव रहता है, फिर भी आप लोगों को जाहिर नहीं होने देते कि आप दुखी भी हैं, शायद आपको भूख भी लगी हो, लेकिन दर्शकों को हंसा देना ये तो बहुत बड़ा गुण है। निश्चित रूप से आशुतोष जी, आप सही कह रहे हैं। दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। और मुझे याद आता है कि ओशो रजनीश इस चीज़ पर कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति हंस रहा होता है तो वो ईश्वर की पूजा कर रहा होता है, और जब कोई किसी दूसरे को हंसा रहा होता है तो ईश्वर उसके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। क्या बात है। दूसरे के चेहरे पर हंसी लाने का काम निश्चित ही बहुत मुश्किल काम है, और मुझे ये काम दिया ईश्वर ने, मेरे भाग्य में, मेरे हिस्से में ये काम आया कि मैं किसी के चेहरे पर हंसी लाने का काम करता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ इस चीज़ में। बिल्कुल। तो बातचीत का ये जो दौर है वो जारी रहेगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि एक आध हंसी वाली रचना जो है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब मसालेदार कोई रचना ज़रूर मुकेश जी आपको सुनाए, ताकि आपको भी लगे कि वाह मुकेश जी क्या बात है, क्या शब्द है इनके पास, क्या भाव है। तो एक आध रचना हो जाए मुकेश जी आज। देखिए, पहले किसी शहर में आशुतोष जी एक आध कवि होता था। उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। बिल्कुल। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिल लुधियानवी, कवियों के नाम से शहरों की पहचान होती थी। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहाँ तक लोगों ने झेला, एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे। यहाँ आके मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में 1 से ज्यादा कवि हों तो उस घर का भगवान ही मालिक। कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई, एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई, और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए, फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला, और दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी, और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। क्या बात है, बहुत खूब। और हमने सुना कि जब आप हमारे ऑफिस में आ रहे थे तो आपसे किसी ने छुट्टा मांगा 2000 रुपये का, उसको भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे, जिसका नाम है हंसी का डोज। और हमारे साथ है डॉक्टर मुकेश गौतम। देखते हैं हमारे साथ हंसी का डोज। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ हंसी का डोज, और मेरे साथ है डॉक्टर मुकेश गौतम, जो देश विदेश में अपनी कविताओं के जरिए लोगों को गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं। लेकिन आज की तारीख में वो बहुत उदास है। जब हंसाने वाला कभी उदास रहता है, आज क्या कहेंगे, क्यों उदासी है आपके चेहरे पे? क्योंकि आपसे किसी ने छुट्टा मांग दिया 2000 का। हाँ नहीं, दरअसल ये जब से नोटबंदी हुई तो एक तो नोट पहले ही अपना कोई संबंध नहीं है नोटों से, क्योंकि कवियों की आर्थिक स्थिति वैसे भी बड़ी खराब होती है। मैं अभी जब आ रहा था यहाँ पे स्टूडियो आ रहा था तो नीचे ही मुझे एक भाई साहब मिल गए।
मुझे देख के बोले भाई साहब आपके पास 2000 का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन ये पूछ के तूने जो इज्जत मुझे दी उसके लिए मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। कवियों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती है। देखिए पहले तो कवि बेचारा कविता लिखता है, किसी तरह से प्रकाशक के पास जाता है, छप जाती है किताब बिकती नहीं। अच्छा मुझे भी मेरे एक मित्र मिले, बोले मुकेश जी मैंने अपनी कविताओं की किताब लिखी, 1 महीने के अंदर 5000 कॉपी बिक गई। अरे मैंने कहा कमाल है, चमत्कार कैसे हुआ? कविताओं की किताब हमने भी लिखी, मेरी 300 ही बिकी। वो बोले कुछ नहीं सर, मैं तो रोज सुबह थैले में 500 किताबें लेकर निकलता था, किसी के भी घर की जाके कॉल बेल बजाता था, जो भी बाहर निकलता था उसको बोलता था मैं कवि हूँ, मैंने ये किताब लिखी है, खरीदता है कि पूरी यहीं पढ़ के सुनाऊं। इस तरह से 5000 कॉपी बिक गई, वरना तो कवियों से लोग बच के भागते हैं। एक कवि सम्मेलन में तो मैं ऐसे ही कविता पढ़ रहा था, तो सामने से एक भाई साहब आए, मुझे देख के बोले भाई साहब आपके पिताजी क्या काम करते थे? मैंने कहा बड़े महान साहित्यकार थे वो बोले और उनके पिताजी? अरे मैंने कहा वो भी बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने 26 किताबें लिखी। वो बोला उनके पिताजी? अबे मैंने कहा बेवकूफ, कविताएं मैं सुना रहा हूँ, मेरे पिताजी उनके पिताजी तक क्यों जा रहा है? वो बोला कुछ नहीं, मैं तो देखना चाह रहा था कि इस बेवकूफी की जड़ कहाँ तक गई हुई। तो इस तरह की भी एक सोच होती है जो कहीं ना कहीं से हर किसी के मन में सवाल पैदा करती है। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें आपको ढूंढना पड़ेगा सुख कहाँ है और हंसना क्यों ज़रूरी है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो मौका भी है, दस्तूर भी है, फिर भी नहीं हंसते हैं? नहीं, लोगों हंसते भी हैं मुकेश जी, तो शक्ल से नहीं लगता कि हंस रहे हो। नहीं, लोगों की टेंडेंसी है, लोग मतलब जिसे नहीं हंसना उसे नहीं हंसना। वो लोगों ने अपनी आदत बना ली कि उसे बिल्कुल नहीं हंसना, चेहरे पे ऐसा रखते हैं कि सुरेंद्र शर्मा की तरह। नहीं, सुरेंद्र शर्मा जी इसलिए नहीं हंसते क्योंकि वो दूसरों को हंसी बांटने का काम करते हैं, इससे हम भी दूसरों को हंसी बांटने का काम करते हैं, लेकिन लोगों ने ऐसी टेंडेंसी बना कर रखी है कि नहीं हंसना। एक प्रोग्राम में मैं ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था, सामने बैठी ऑडियंस सब बड़े शानदार, पूरा महफिल सजी हुई, सामने सब लोग हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। एक भाई साहब थे सामने वाली चेयर पे बैठे हुए, वो बिल्कुल नहीं हंस रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब थोड़े से हंसो। वो बोले मैं क्यों हंसूं, पैसे वाला आदमी हूँ, हंसने के लिए 4 नौकर रखे हैं। थोड़ी देर के बाद सब लोग ताली बजाने लगे, मैं फिर उनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब सब लोग ताली बजा रहे हैं, आप ताली भी नहीं बजा रहे, ताली बजाओ। वो बोले आपको बताया ना पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए भी 4 नौकर रखे हैं। क्या बात। अच्छा थोड़ी देर के बाद वहाँ डीजे शुरू हो गया, सब लोग डांस करने लगे। ये भाई साहब अपनी सीट से नहीं उठे, मैं फिर इनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब आप हंसे नहीं, ताली नहीं बजाई, डांस तो करो। वो बोले आपको बताया ना यार पैसे वाला आदमी हूँ, डांस करने के लिए भी 4 नौकर रखे हैं। क्या बात है, वाह, कमाल का कैरेक्टर। महीने भर बाद उनकी शादी हुई, तो मैंने नहीं पूछा हनीमून पे जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि आदमी पैसे वाला था, उसने जुगाड़ करके रखा हो। ये होता है जिसको नहीं हंसना उसको नहीं हंसना, लेकिन हंसी आदमी के अंदर होती है। जिसने हंसा, जो हंसा उसका घर बसा। वाह, बहुत बड़ी बात कह गए हैं। और हंसना बहुत इसलिए भी ज़रूरी है कि उससे आपके आसपास का जो माहौल है वो भी हंसता है। अगर आपके पास सब कुछ है और आप उदास हैं तो ज़िंदगी में मज़ा क्या रहा। मुकेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप मंचों पे जाते हैं तब सबसे ज़्यादा फरमाइश किस तरह की कविताओं की होती है, क्योंकि आप मास्टर हैं, हर तरह की कविता लिखते हैं। देखिए कोई भी कवि हो, हास्य कवि हो या गीतकार हो, जैसे भी रचनाकार जो भी मंचों पर जाते हैं, हर शहर में उनके कुछ ना कुछ सुनने वाले, कुछ ना कुछ पसंद करने वाले लोग होते हैं। और आज वो दौर तो रहा नहीं है कि लोग अपने परफॉर्मर को ना जानते हो, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया बहुत प्रभावी हो गया है पूरी दुनिया में, मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है। तो ये भी तय है कि लोग अपने परफॉर्मर को जो उस शहर में आ रहा है, जिसको सुनने जा रहे हैं, वो उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि जिन शहरों में जाता हूँ वहाँ बहुत से मेरे चाहने वाले होते हैं, वो अक्सर डिमांड करते हैं कि ये कविता पढ़िए, वो कविता पढ़िए। मेरी एक कविता लगभग सन 2000 में मैंने उस कविता को लिखा था। भिखारी को माध्यम बनाकर एक चित्र मैंने खींचा था, देश में किस किस तरह के भिखारी होते हैं, किस तरह से वो भीख मांगते हैं। और भिखारी के ऊपर एक जो ये कविता मैंने लिखी थी, उस कविता ने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी, पूरी दुनिया में पहचान दी। उस कविता की लोग बहुत डिमांड करते हैं, वो लोग, क्योंकि उस कविता को इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। मुझे भी ये कविता बहुत पसंद है। और जाहिर तौर पर जब बात चली पड़ी है तो क्यों ना भिखारी को महसूस कर लिया जाए। नहीं, वो बड़ी लंबी कविता है, लेकिन फिर भी मैं उसके 1-2 टुकड़े सुना देता हूँ आपको। कि मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। वाह।
मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। मैं होटल के बाहर ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूँ, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। क्या बात है, वाह वाह। मैं होटल के बाहर ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूँ, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। मैंने पूछा तो बोला, अपुन क्या लंगड़ा बनकर दिन भर सड़क पे फोकट में पड़ा था? क्या बात है। मैंने पूछा तो बोला, अपुन क्या लंगड़ा बनकर दिन भर सड़क पे फोकट में पड़ा था? दोस्त, कुछ साल पहले की बात है, मैं भी अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार दफ्तर की लाइन में खड़ा था। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये इस तरह की कविताएं हैं जिनसे लोगों ने जिससे मुझे पहचान भी मिली और जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि वाकई कुछ ऐसी रचना जिसको लेकर आपके मन में भी रहता कि चलो इस बार इसको सुनाए, उस तरह की कुछ रचना याद आ रही है जिसको दिल से मतलब आप चाहते हैं कि मैं सुनाऊं? नहीं, अब देखिए, रचनाकार को उसकी हर रचना बड़ी प्रिय होती है, कार्टूनिस्ट को उसका हर कार्टून प्रिय होता है, पेंटर को उसकी हर पेंटिंग प्रिय होती है। इसलिए मैंने भी जो कविता लिखी या जो भी रचनाकार होता है उसको उसकी हर रचना से बड़ी मोहब्बत होती है। मुझे लोगों ने किताबों में बहुत पढ़ा, बहुत सारी किताबें मेरी जितनी मार्केट में आई। अच्छा मुकेश जी, कई बार ऐसा भी होता है जी कि कवि को लगता है कविता बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन दर्शकों को बिल्कुल समझ में नहीं आती कविता। कभी ऐसा आपके साथ हुआ या नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि आपने जो जिस कविता को बेमन से लिखा वो पब्लिक को ज्यादा पसंद कर रही है? यही मेरे साथ हुआ। ये जो कविता मैंने भिखारी लिखी थी, ये मैं डोंबिवली से लोकल में बैठा और दादर होली की शुभकामनाएं देने मेरे एक मित्र को आ रहा था। अच्छा। तो उस दरमियान मैंने एक कागज लिया और लिख दी, और इस कविता ने मुझे दुनिया में पहचान दी। और कुछ कविताएं ऐसी जिनको उद्देश्य पूर्वक मैंने लिखा लेकिन पब्लिक को अपील नहीं की, हालांकि अच्छी कविताएं बनी। और श्रोता बड़े अजीब होते हैं। मुझे याद आता है गिल्ली नलगोंड भी एक शायर हुए हैं, नलगोंड जो एक दक्षिण का शहर है, उन्होंने दक्कनी में कहा था, लेकिन उसका हिंदी में कुछ इस तरह से कहते थे, उसका अर्थ होता है कि श्रोता बड़े अजीब अजीब तरह के मिल जाते हैं लोगों को। वो कहते हैं कि हाय रे मुझको ये कैसे कद्रदाना मिल गए, हाय रे मुझको ये कैसे कद्रदाना मिल गए, इन्हें शेर भी सुनाना पड़े और मतलब भी समझाना पड़े। क्या बात है। तो कई बार इस तरह के श्रोता भी मिल जाते हैं। और हम तो कहते हैं कि श्रोता भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो एक ही बार हंसते और ताली बजाते हैं, एक वो होते हैं जो 3 बार ताली बजाते हैं, 3 बार हंसते हैं। पहली बार तो इसलिए हंसते हैं कि बराबर में बैठा हुआ चीफ गेस्ट हंसता है, हंस लो। बाद में वो जब रास्ते में जाते हैं तो कही हुई बात उनकी समझ में आ जाती है, वो जब हंसते हैं। और तीसरी बार वो अकेले में इसलिए हंसते हैं कि यार पहली बार तो अपन फोकट में ही हंस लिए थे। तो ये श्रोता के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो किस चीज को कितनी गंभीरता से ग्रहण कर रहा है, महसूस कर रहा है, और उसके बाद वो उसको एंजॉय करता है, मजा करता है। अच्छा मुकेश जी, जब मंच पे होते हैं तो हर कोई मजा लेता है, लेकिन जब मंच के बाहर जाते हैं तो महिलाएं आपको बहुत ज्यादा घेर लेती हैं, कुछ तो बात होगी। अब ये सवाल मुझसे ना पूछ के महिलाओं से पूछा जाना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या बात है। हालांकि मुझे ये सौभाग्य कभी नहीं मिला। जैसे लोग कहते हैं कि आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, दुर्भाग्य से वो कंधा आज तक मुझे नसीब नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है। मैं बहुत बार पीछे घूम के देखता हूँ, आज तक कोई महिला मेरे पीछे नहीं आई। तो मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। हालांकि ये सौभाग्य जब जिनको मिला होगा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कि उनको इस तरह का सौभाग्य बार बार मिलता रहे। अब राजनीतिक स्थितियों को जो हम देखते हैं देश में, तो बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं, कई बार हम नाउम्मीद भी हो जाते हैं। आपकी कविताओं में भी बहुत सारे नेताजी आए हैं, तो हम चाहेंगे कि एक नेताजी की कविता जरूर सुनाइए। नहीं, नेताजी एक ऐसा चरित्र है, अगर नेता ना होते तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे कवि हमारे जो खासकर ह्यूमर के हास्य के जो कवि हैं उनकी दुकान बंद हो जाती है। या नेता चरित्रहीन ना होते, इस तरह के ना होते, या अच्छे कार्यों में संलग्न होते तो शायद हमको उनके ऊपर व्यंग ना करना पड़ता। लेकिन नेता ऐसे ऐसे मिले, नेता देश को बड़े अजीब अजीब मिले। नेता देश को ऐसे ऐसे मिले कि सर में भेजा नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। वाह, भेजा ऊपर वाले ने भेजा ही नहीं, सर में भेजा नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। खुजली खुद को है पर जनता को नोच रहे हैं। क्या बात है, वाह। और हाल बताऊं क्या मैं इन नेताओं का, धूल जमी है चेहरे पर और दर्पण पहुंच रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। धूल जमी है चेहरे पर और दर्पण पहुंच रहे हैं। मैं अभी उत्तर प्रदेश गया हुआ था, कुछ कवि सम्मेलनों की सीरीज थी, उस सिलसिले में गया हुआ था। तो वहाँ एक नेताजी भाषण दे रहे थे। हालांकि नेताजी भाषण ही देते हैं, काम तो कुछ करते नहीं। भाषण देना इनका आदत होती है। एक नेताजी तो भाषण दे रहे थे, ऐसे ही भाषण देते रहे। तो आयोजक आए, उन्होंने पीछे से उनका कुर्ता खींचा, बोले नेताजी और कितना भाषण दोगे?
नेताजी बोले माफ करना, मैं भाषण देते टाइम घड़ी देखना भूल गया था। वाह। तो ऑर्गेनाइजर बोला सर घड़ी देखना भूल गए थे, दीवार पे कैलेंडर तो था। तो नेताओं को भाषण देने की ऐसी आदत होती है। लेकिन मैं देखा वहाँ नेताजी भाषण दे रहे थे तो मैंने सोचा खड़े होकर सुन लूं, पता नहीं कुछ काम की बात मिल जाए। नेताजी भाषण दे रहे थे, बोले भाई और बहनों, ये जो पिछली सरकार के नेता थे इन्होंने 5 साल तक आपका खून चूसा, इस बार मुझे मौका दीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो एक जो ह्यूमर होता है, सोचने का तरीका होता है, वो बहुत ही कमाल का होता है। और जब मुकेश गौतम जैसे कवि तालियां बटोरते हैं, वाहवाही पाते हैं, शाबाशी पाते हैं, तो कई बार हमने देखा है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि कई बार इंसान जो है वो घमंडी हो जाता है, अहंकार में समा जाता है। कभी आपको कभी ऐसा फील भी होता है कि यार अब मेरे पास इतने फ़ैन हैं, इतने ऑडियंस बुलाती है, इतने आप 28 दिन 20 दिन बिजी रहते हैं? हाँ नहीं, ये घमंड की बात नहीं है, ये तो सौभाग्य की बात है। अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति पसंद करता है, चाहता है, तो ये घमंड करने वाली बात नहीं, ये सौभाग्य की बात है कि हमको कुछ लोग पसंद करते हैं। बड़ी खुशी होती है जब कहीं स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, तो हजारों की भीड़ में से कोई आदमी अचानक आकर कह देता कि आप वो हैं जिसको हमने वहाँ सुना था, यहाँ सुना था। तो इसमें घमंड नहीं करना चाहिए, और घमंड तो किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, कितनी भी उपलब्धियाँ पाकर। क्योंकि मुझे याद आता है मुनव्वर राना जी जैसा शायर जब कहता है, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि बुलंदियाँ देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। वाह। बुलंदियाँ देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। क्या बात है। हमें नहीं घमंड करना चाहिए, हमें लोगों से बड़ी मोहब्बत से मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों की मोहब्बत ही है जो आपको कुछ ना कुछ जीवन में पॉजिटिव करने का मौका देती है। तो एक हास्य कवि की इमेज होती है, लेकिन जिस तरह से मुकेश गौतम जी ने अपनी बातों को रखा, आपने समझ लिया होगा कि वाकई इनके अंदर किस कदर गंभीरता ने भी अपना घर बनाया हुआ है। और जब भी हम हंसने की कोशिश करते हैं तो कई बार गंभीर सिचुएशन में भी हंसी आ जाती है। कई बार लोग मैयत पे जाते हैं, वहाँ भी लोग हंसी फूट पड़ती है। हाँ, हंसने के लिए देखिए कहीं ऐसा कंट्रोल नहीं हो पाता है। हाँ, नहीं होता। घटना जैसे आपने कहा कि उनको हंसने की बिल्कुल बात, कोई घटना याद आ गई तो हंस पड़े। हाँ, अब ये तो ऐसा है कि कब कहाँ किसको अवसर मिल जाए हंसने का, वो हंसने लगता है, मैयत हो या कुछ भी हो। क्योंकि हंसी पर आदमी का नियंत्रण नहीं होता, हंसी आदमी के अंदर से निकलती है। इसलिए जहाँ भी उसको कुछ ऐसी चीज मिल गई, आप चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे, एक कार्टून आपको दिख गया। अभी मैं आ रहा था सड़क पर खड़ा हुआ, मैं आ रहा था सड़क से, तो सड़क पर खड़ा हुआ एक बच्चा रो रहा था। तो मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोले अंकल मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। वाह। बच्चा रो रहा था, मैंने पूछ लिया बेटा क्यों रो रहे हो? बोले अंकल मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा कौन है तेरा बाप? वो बोला इसी बात पे तो हो रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये है हंसी कब कहाँ पैदा हो जाए, कब किसी हंसने का मौका मिल जाए। और जब भी किसी को हंसने का मौका मिलता है उसको नहीं चूकना चाहिए। हंसी व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव पैदा करती है। केमिकल, जिस तरह के रसायन हंसी से आदमी के शरीर में पैदा होती है, वो उसके शरीर में ऊर्जा भी देती है, और उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के में जिस तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हंसी से पैदा मिलती है। यानी सारा जो केमिकल लोचा होता है वो खल्लास हो जाता है। एक कविता आप ऐसी सुनाइए जिससे आज के युवाओं को लगे कि काम तो चलता ही रहता है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भार है, जिम्मेदारियां हैं, उनको किस तरह से हंसाना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? आज की पीढ़ी के लिए मैं हंसी तो नहीं, लेकिन एक संदेश की कविता उनके लिए देना चाहता हूँ। कविता के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ कि जीवन में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। किसी भी आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, किसी भी आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। बिल्कुल। कविता के माध्यम से मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसे आप अभी घमंड की और ईगो की बात कर रहे थे, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ईगो नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। आप कितने भी बड़े हो जाइए, क्योंकि व्यक्ति का काम बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता। एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है। एक छोटी सी कविता है। कहना इस कविता के माध्यम से ये चाहता हूँ कि जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको, जब भी कोई आपकी तारीफ करे, प्रशंसा करे, तो आपको फूलना नहीं है। और जब कोई आपकी आलोचना करे, अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे, उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। क्या बात है, वाह वाह। एक छोटी सी कविता है। नदी और सागर दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है कि मैंने
कलकल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। वाह। जब किसी की प्रशंसा होती है। मैंने कलकल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। तो नदी नाराज हो गई। भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया। मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की तो सागर खुश हुए। बोले, जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। यकीन मानिए, जिस तरह की मैं पहले बात कही थी, ये सुनने वाले सुधी श्रोता हैं, लोग हैं, जनता है, इसलिए हमें हमारा कोई वजूद है। नहीं तो हमारा भी कोई वजूद नहीं होता, हम भी घर में बैठकर कविता लिख रहे होते। सागर खुश हुए। बोले, जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है, वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल, गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। तो हर कवि की अपनी एक भावना होती है, लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी भावना होती है। वक्त अब आपसे विदा लेने का है, लेकिन हम चलते चलते चाहेंगे कि मुकेश जी एक और रचना आपको सुनाएं, ताकि आपका भी आने वाला जो समय है या जो बाकी का भी समय शुरू होगा उसको आप महसूस करें और ठहाका लगाए, हंसते रहें। आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है। मैं सोशल मीडिया के बारे में ये एक बात कहनी चाहता हूँ। फेसबुक, सोशल मीडिया ये ऐसा हो गया है कि इसमें बहुत सारे लोग इसमें अपनी जिंदगी खत्म करती है, उसमें घुस गए हैं। ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड है। क्या बात है, वाह वाह। फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 500 लोग लाइक कराते हैं। क्या बात है। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 400 दोस्तों ने आपके जीवन में ये अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। क्या बात है। फेसबुक का कमाल है। बिल्कुल। आपके जीवन में ये अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई। दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। वाह वाह वाह। दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। क्या बात है। तो यही है जीवन में कि जब खुशियां आती है तो दुख भी आसपास होता है, लेकिन आपको सुख ढूंढना है अपनी ज़िंदगी में। और जिस तरह से मुकेश गौतम जी ने अपनी बातों को रखा, आपने बहुत अच्छी तरह से इनकी भावनाओं को भी समझा होगा। लेकिन मुकेश जी के बारे में भी आरसी प्रसाद सिंह की एक रचना याद आ रही है कि ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो हम दुआ करेंगे कि मुकेश जी इसी तरह लोगों को कविता सुनाते रहें और उनकी भावनाओं को भी समझने के साथ साथ अपनी जो हंसी का डोज है वो देते रहें। और निश्चित रूप से ये बहुत अजीब दौर है, यहाँ पर हर कोई व्यस्त है, लेकिन अगर आप अपने लिए हंसी का टाइम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। बस मुकेश जी को याद कर लीजिएगा। मुकेश जी, आपने समय निकाला हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तमाम दर्शकों को ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी और कलाकार को या किसी और कवि को देखना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए। हम ज़रूर आपकी जो फरमाइश है, जो भी आपको पसंद है, उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़। और मुकेश गौतम जी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।